बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 सीखे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 देखेंगे कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर is cut, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm. Find the measure of the angle which is subtend at the center of the hoop. वो कह रहे हैं हमारे पास एक सर्कुलर वायर है और जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस तरह से समझ लें कि हमारे पास ये एक सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, ये वायर, और इसका रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो ये लिखा है कि रेडियस जो है ऑफ द वायर is 6 सेंटीमीटर, और फिर क्या किया है, इसको कट कर लिया, ऐसे इसको कट कर लिया। अब देखेंगे ये बाउंड्री जो होती है, ये बाउंड्री वाली जो बाउंड्री, इसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2πr। अब जब इसको कट किया तो ये लेंथ ऐसे बन गई। इसका मतलब ये लेंथ जो है ये कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये 2πr, लेकिन r तो दिया हुआ है 6। तो इस तरह से ये टोटल लेंथ जो है ये हमारे पास 6π होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास जो है एक बैरियर लगा हुआ है। आप यूँ समझ लें कि कभी आपने देखा होगा कि अगर रोड के ऊपर आप जा रहे हो तो सामने पुलिस की चेक पोस्ट बनी होती है, और पुलिस वालों ने क्या होता है कि ऐसे एक बांस ऐसे लगाया होता है, ऐसे उसको इधर एक रस्सी बांधी होती है। जब इधर से कोई गाड़ी वगैरह आती है तो वो रस्सी को इधर से नीचे खींचते हैं तो बांस रोड के सामने आ जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तो जब वो गाड़ी रुकती है तो पुलिस वाले अपना हिसाब किताब करते हैं, करने के बाद वो उस बांस को छोड़ देते हैं, वो ऊपर चला जाता है तो वो गाड़ी खराबी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये बैरियर लगाया हुआ है, और ये वाली जो सर्कुलर हुक जो थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, इसका एक सिरा इधर बांध दिया, एक इधर बांध दिया, ये वाला जैसे ये बना, एक इधर बांध दिया, और ये वाला जो है इसका रेडियस जो है ये वाला, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब इसका रेडियस इसने दिया हुआ है ये है 20 सेंटीमीटर ये रेडियस, और ये वो वायर है जिसका एक एंड इधर बांधा हुआ है, एक इधर बांस के साथ बांधा हुआ है। वो कहते हैं जब इसका एक सिरा इधर बांध देंगे और एक इधर बांध देंगे और इसका रेडियस जो है 24 होगा, तो बताएं कि बांध जब ऊपर जाएगा तो इधर एंगल कितना बनेगा। तो जो सर्कुलर वायर है और उसकी जो लेंथ है वो है 12π, वो L होगा क्योंकि वो ये वाली L आ गई। रेडियस दिया हुआ है r24, थीटा मूव करना है। फार्मूला होता है L = r थीटा, या थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो L और r लिखेंगे। L की वैल्यू लिखी, r की लिखी, तो π/2 रेडियन, या इसको 90 डिग्री जो है ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है show that the area of a sector of a circular region of radius r is 1/2 r square theta, where theta is the circular measure of the central angle of the circle. वो कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया मालूम नहीं करना क्योंकि सर्कल का एरिया जो होता है πr²। सर्कल के एक सेक्टर कुछ हिस्से का एरिया मालूम करना है। कितना सेक्टर लिया है, ये वाला जिसको ये लाइनें लगा करके वादे किया हुआ है, इसका एरिया मालूम करना है। लेकिन इसका रेडियस जो है वो r है, और ये सेंट्रल एंगल जो है ये थीटा है, और ये r की लेंथ जो है L है। अब इसका एरिया जो है उसने साथ लिखा है कि वो होना चाहिए 1/2 r² थीटा। तो इसमें L क्या चीज़ है, that L be the measure of the length of an arc AB, theta be the radian measure of its central angle, and r be the radius of a circle। ये हम पहले बार क्योंकि जब हमने फार्मूला किया था L = r थीटा, वो लिखा, उसमें भी L लिखा था कि ये आर्क लेंथ है, ये भी थीटा लिखा था, ये रेडियन है, सेंटर के साथ एंगल बनेगा, और r जो है वो उसका रेडियस 9।
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। वो कह रहे हैं कि सेक्टर का जो एरिया है अगर हम उसकी रेशियो लें सर्कल के एरिया के साथ, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर उसकी रेशियो लें एरिया ऑफ सर्कल इज द सेम, वो सेम होगी एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2 पाई, यानी कि थीटा क्या है सेंट्रल एंगल, कि जितना सेंट्रल एंगल बाई 2 पाई, यानी कि सेक्टर का जो एरिया है उसकी अगर हम रेशियो लें सर्कल के एरिया के साथ तो वो इक्वल होगी सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है और उसकी रेशियो लेनी है 2 पाई के साथ, ये आपस में इक्वल होगी। एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम करना है और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है और 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, पाई से पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बकाया बचेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये इसमें साबित हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए सेक्टर जो है ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा जो है ये आ गया। पंजाबी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Two cities A and B lie on the equator such that their longitude is 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth is 6400 किलोमीटर। ये हमारे पास दो सिटियाँ, एक A और एक B जो है, तो A जो है ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और B जो है ये बना रहा है 25 डिग्री, और इसका जो रेडियस है अर्थ का जो रेडियस है वो आर 6400 किलोमीटर। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा इधर सेंटर के साथ 45 + 25 ये 70 डिग्री बनेगा। तो जब डिग्री में आ जाएगा इसको रेडियन में तब्दील करने के लिए पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हल करेंगे जैसे आपको पाई/18 रेडियन। अब ये ए बी जो है ये दो सिटी के दरमियान डिस्टेंस जो है ये मालूम करना है, तो ये ए बी जो है ये आर्क लेंथ है, इसका मतलब हमने एल मालूम करना है। तो फार्मूला जो है ये हमारे पास होगा एल इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 7819 किलोमीटर। इन दो सिटी के दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। The moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on the earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 multiply 10 raised to the power 5 kilometer. What is the length of diameter of the moon? अब देखिए ये हमारे पास अर्थ है और ये मून है, तो एंगल जो दिया हुआ है थीटा वो दिया हुआ है 0.5 डिग्री। तो अगर एंगल जो है वो डिग्री में आगे रेडियन में तब्दील करेंगे, पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ये रेडियस है। अब आर दिया हुआ है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी बात बताई थी कि मून और अर्थ के दरमियान या सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, आर होता है। तो आर उसने दिया हुआ है 3.844 मल्टीप्लाई करें तो 5 किलोमीटर। तो डायमीटर जो है वो मालूम करना है, ये भी मैंने पहले बताया था कि ये डायमीटर जो है ये सीधी लाइन जो है स्ट्रेट ये डायमीटर ये आर्क जो होगी ये आर्क लेंथ होगी। डायमीटर जो है ये नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ होता है। अगर हम आर्क लेंथ मालूम कर लें तो वो डायमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ होता है। तो फार्मूला एल का होता है आर थीटा, आर की वैल्यू लिखी, थीटा की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 3353.89 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है द एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फाइंड अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान जो है ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो है ये मालूम करना है। ये आपको बताया था कि मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है।
रेडियस होता है, आर मालूम करना है। और ये अर्थ जो है, अर्थ का रेडियस किया है, अर्थ का रेडियस जो है वो है 6400 किलोमीटर। क्योंकि हमने आर मालूम करना है, थीटा दिया हुआ है, तो आर मालूम करना है, इसका मतलब है एल की वैल्यू मालूम होती है। एल क्या होता है? एल जो है ये नियरली इक्वल टू डायमीटर होता है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी कि अगर हम रेडियस को q के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो लेकिन डायमीटर जो है वो नियरली इक्वल टू रेडियस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2r की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल l की वैल्यू। तो इस तरह से l इज इक्वल टू 2, ये वाला लिख लिया, r की वैल्यू ये वाली लिख ली, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास l की वैल्यू आ गई है 12800। अब हमारे पास है थीटा, थीटा जो है वो है 0 डिग्री 54 मिनट। जब इसको रेडियन में तब्दील करना है पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं जिस तरह से पहले बताया था। तो हल करेंगे, ये आ जाएगा 0.03315। ये हमारे पास थीटा आ गया है। आर की वैल्यू है ये हमने मालूम करनी है। तो फार्मूला जो है ये हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, एल की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को की और इसको हल किया 386,065 किलोमीटर। ये हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज के लिए देखें जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल। देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। वो कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिनका इनिशियल साइड और उनकी टर्मिनल साइड सेम होती है। यानी कि वो एंगल यहाँ से शुरू होगा उसका एंड भी उसी लाइन के ऊपर हो जाए। दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। उनको हम को टर्मिनल एंगल जो है वो कहेंगे। ये टर्मिनल जो है इसके स्पेलिंग ठीक कर लेना, COTERMINAL। तो दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। यानी कि यहाँ से कोई एंगल शुरू हो जिस लाइन से वहीं पर उसका एंड हो जाए, इनको को टर्मिनल एंगल कहा जाता है। इफ थीटा इज इन डिग्री, अगर थीटा जो है वो डिग्री में लिया जाए, देन थीटा प्लस 360 के वेयर के बिलोंग टू GR। यानी कि थीटा प्लस 360 के जो है इसको को टर्मिनल एंगल कहा जाता है। 360 क्या होता है? 360 एक पूरा सर्कल मुकम्मल करता है। के कोई हमारे पास जो है इंटीजर है। अगर हम के की वैल्यू 1 लिखें तो इसका मतलब ये होगा इधर Q से शुरू होगा, दोबारा फिर Q वाली इसका एंड हो जाए, Q वाली Q वाली लाइन। अगर हम के की वैल्यू 2 लिखें तो इसका मतलब होगा ये दो सर्कल कंप्लीट होंगे। पहले इधर से OQ से शुरू होगा, इस लाइन पर जाएगा, फिर आगे फिर एक और सर्कल मुकम्मल करेगा, लेकिन एंड इधर Q वाली जाकर OQ वाली लाइन के ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि के जो है ये इसकी रेवोल्यूशन है, उसकी रोटेशन है, मुकम्मल रोटेशन जो है। अगर के की वैल्यू 1 होगी, एक रोटेशन होगी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 रोटेशन हो जाएगी, और के की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 रोटेशन हो जाएगी। तो जो को टर्मिनल एंगल है उसकी जनरलाइज फॉर्म जो होगी डिग्री में वो होगी थीटा प्लस 360 डिग्री। तो वेयर ए बिलोंग टू दी इज एन एंगल को टर्मिनल विद थीटा। इफ थीटा इज इन रेडियन, अगर थीटा जो है ये रेडियन में हो तो देन थीटा इज प्लस 2 पाई, यानी कि 2 पाई जो होता है क्योंकि ये 360 के बराबर होता है। 360 या पर 2 पाई लिखने के के वही है कोई इंटीजर इज कॉल्ड एन एंगल को टर्मिनल विद थीटा। जनरल एंगल है तो को टर्मिनल एंगल का जो जनरल एंगल लिखा जाता है वो होता है थीटा प्लस 2 पाई रेडियन में। अगर उसको डिग्री में लिखना हो फिर वो होगा थीटा प्लस 360 के। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, an angle is said to be in standard position if its vertex lies at the origin of a rectangular coordinate system and its initial side along the positive x-axis।
यानी कि एंगल जो है अगर वो ओरिजिन के साथ बने, इधर ओरिजिन के साथ उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर आ जाए तो हम कहेंगे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्योंकि वैसे तो उसका वर्टेक्स किसी और जगह पर भी हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर एंगल बन जाए, इधर बन जाए, इधर बन जाए, या इधर बन जाए, इधर बन जाए। लेकिन अगर उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर आ गया है उस एंगल को हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कौन सा होगा? जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस एंगल का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर होगा उस एंगल को कहेंगे, उस एंगल को हम कहेंगे कि ये एंगल जो है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इधर हो सकता है, इधर है, ये भी ओरिजिन के ऊपर है, इसलिए ये दोनों एंगल जो हैं इनको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। हाँ जी, if the terminal side of the angle falls on x-axis और y-axis, वो कह रहा है कि अगर टर्मिनल साइड जो है वो x-axis बन जाए या y-axis बन जाए, यानी कि उस एंगल का एंड x-axis लाइन के ऊपर हो या y-axis लाइन के ऊपर हो, इट इज कॉल्ड दी क्वाड्रेंटल एंगल। उनको क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। इसमें देखिए y-axis के ऊपर एंड होगा, इसमें x-axis के ऊपर हो रहा, इसमें y-axis के ऊपर हो रहा, इसमें मुकम्मल फिर x-axis के ऊपर हो रहा। ये वाले जो एंगल होंगे इनको हम कहेंगे इनके जीरो, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जीरो भी एंगल होता है, 360 भी होता है। 0, 90, 180, 270, 360 और क्वाड्रेंटल एंगल। यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे? जो क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर बने। क्वाड्रेंटल लाइन कौन सी होती है? जो क्वाड्रेंट बनाती है। जो लाइन क्वाड्रेंट बनाती है उनको क्वाड्रेंटल लाइन कहा जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं उनको क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, 90, 180, 270, 360। ये 0 से 90 तक जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 से 180 तक जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और 270 से 360 तक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। या रेडियन में कहेंगे तो 0 to π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और π/2 से π तक जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और π से 3π/2 तक जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 3π/2 से 2π तक जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। लेकिन ये क्वाड्रेंटल एंगल जो होते हैं 0, 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाइन नहीं करते, ये क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर होते हैं, इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। लेकिन ये 90 ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल है, ये क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेंशन आर पॉजिटिव और नेगेटिव इन दीज क्वाड्रेंट। अब ये वाले फंक्शन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास 6 होते हैं, मेजर 3 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर इनका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 और बन जाएंगे, तो सीकेंट और कॉट थीटा। अब हमने देखना है कि ये वाले जो एंगल हैं इन क्वाड्रेंट में, ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इन 4 क्वाड्रेंट में इनका साइन क्या होता है, यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें साइन, कॉस, टेन तीनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऑल। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव। इसमें क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने साइन को सर्कल करके लिखा, और इसमें ऑल पॉजिटिव मैंने ये लिख दिया, एक कहा करेगा ऑल को, एस कहा करेगा साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, तो ये टेन पॉजिटिव होता है, मैंने टी को इसमें लिखा है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है और साइन और टेन जो है नेगेटिव। अगर आप देखें इसमें कॉस पॉजिटिव है तो इसको सी को मैंने सर्कल कर दिया। अब देखें कि इन 4 क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 2 में नेगेटिव होगा। जैसे साइन है ये फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव।
और कॉज जो है ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में। टेन जो है ये सेकंड और थर्ड में पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। इनके हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव। अगर साइन थीटा की कोई वैल्यू पॉजिटिव दी हुई हो तो हमारे जेब में फौरन ये बात आएगी कि अब ये साइन जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा। लेकिन अगर वो कह दे फर्स्ट में नहीं है, हम कहेंगे फिर सेकंड में होगा। अगर वो कह दे सेकंड में नहीं है, हम कह देंगे फर्स्ट में होगा। इसी तरह से अगर कॉज जो है ये नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, अगर वो कहे सेकंड में नहीं है तो मतलब होगा थर्ड में। तो अगर वो कहेगा थर्ड में नहीं है तो मतलब होगा सेकंड में। इनके हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव। इसको याद कैसे करना है, इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा है। तो ए का मतलब आर पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, टी जो है इसका मतलब टेन, सी का मतलब जो है वो कॉस। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं आसानी के लिए। ए फॉर आ, ए आ के लिए अगर हो, एस सजना के लिए हो, टी टोर के लिए हो, टोर मतलब जाना, और सी चलिए के लिए हो, ए एस टी सी का मतलब है आ सजना टोर चलिए, आ सजना टोर चलिए। आ ऑल पॉजिटिव, सजना एस को जाहिर करता है साइन, टोर टी के लिए है टेन, और चलिए के लिए सी है। इसका मतलब आ सजना टोर चलिए। तो मतलब ये होगा कि फर्स्ट में ए पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, और फोर्थ में जो है ए कॉस पॉजिटिव है। हाँ जी, अब इसमें it is clear the above figure साइन माइनस थीटा। अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो साइन जो है ये एंगल से माइनस को बाहर निकाल देता है, ये माइनस साइन थीटा। तो कोसेकेंट आ जाए माइनस थीटा तो कोसेकेंट भी माइनस को बाहर निकाल देता। अगर कॉस माइनस थीटा आ जाए तो कॉस माइनस को खत्म कर, यानी कि ये माइनस को कहा जाता है। ये कॉस जो है इसका हाथ में बड़ा जबरदस्त है, और इसके आगे जब भी साइन आएगा ये उसको खत्म कर जाएगा, बाहर नहीं आने देगा। ना कॉस बाहर आने देगा, ना सीकेंट जो है ये बाहर आने देगा। तो सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस को खत्म कर, टेन माइनस थीटा ये माइनस को बाहर निकाल देगा, कॉट माइनस थीटा ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। अब ये साइन जो है या टेन जो है या कॉट जो है या सीकेंट जो है ये कुछ माइनस को खत्म कर देते हैं, कुछ माइनस को बाहर निकाल देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन माइनस को बाहर और निकालेगा और कौन सा जो है वो माइनस को खत्म कर देगा? इसका प्रूफ जो है इसको साबित जो करेंगे ये हम चैप्टर नंबर 10 में जाकर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपने इतना ही ध्यान में रखना है कि साइन तो सीकेंट टेन कॉट ये माइनस को बाहर निकाल देंगे, और कॉस माइनस सीकेंट जो है कॉस और सीकेंट जो है ये माइनस को ख़त्म कर देंगे। अब इसमें एक्सरसाइज देखें 9.2 फाइंड दी साइन। सिर्फ ये बताना है क्वाड्रेंट के हिसाब से, जिस तरह से हमने पढ़ा था साइन 160। अब हमने देखना है कि 160 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये एंगल 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। कॉस 190, अब 190 जो है ये 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन का। टेन 150 जो है ये भी 90 से जो है ये बड़ा है और 180 से छोटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में टेन नेगेटिव। सीकेंट 245 को देखें 180 से बड़ा है
और 270 से छोटा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में सीकेंट जो है जो कॉस का साइन होगा वही सीकेंट का होगा, ये नेगेटिव होगा। कॉट 80 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसमें tan पॉजिटिव होगा उसी में कॉट पॉजिटिव होगा, जिसमें tan नेगेटिव होगा उसमें कॉट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब 80 है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में तो कोई भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव होता है। कोसेकेंट 270 से बड़ी वैल्यू है और 360 से छोटी वैल्यू है, और ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोसेकेंट में साइन ये फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फंक्शन माइनस को बाहर निकालेगा, कौन सा फंक्शन माइनस को बाहर नहीं निकालेगा। अब देखिए साइन के एंगल में माइनस है, साइन जो है ये माइनस को बाहर निकाल देगा। काल के एंगल में माइनस आएगी, ये माइनस को हल कर देगा, नहीं बाहर आने देगा, लाची रहेगा। tan के एंगल में माइनस आएगी, ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। कॉट के एंगल में माइनस आएगी, ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। सीकेंट के एंगल में माइनस आएगी, ये माइनस को खत्म कर देगा, हल कर जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगी, लाची रहेगा। और सीकेंट जो है ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा, बाहर माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इन विच द क्वाड्रेंट ऑफ द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। ये बताना है कि ये फंक्शन जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। वो कह रहा है साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव। अब आपने देखना है कि साइन जो है किस में नेगेटिव होगा और किस में पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉट पॉजिटिव है, कोसेकेंट नेगेटिव, कोसेकेंट मीन साइन, कॉट मीन tan, यानी कि tan पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकते हैं और किसी में दो पॉजिटिव नहीं होते। थर्ड tan नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव, हाँ जी tan नेगेटिव कॉस पॉजिटिव फोर्थ में होता है, tan नेगेटिव भी फोर्थ में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सीकेंट नेगेटिव है, साइन नेगेटिव, सीकेंट मीन कॉस, कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव जो हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, साइन थीटा लेस देन 0 नेगेटिव। कॉट पॉजिटिव यानी कि tan पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव भी थर्ड में होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस नेगेटिव है और tan जो है ये भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है। कॉस और tan दोनों नेगेटिव, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका जो है सिक्स्थ पार्ट जो है इसका सेकंड क्वाड्रेंट जो है ये बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।